प्रिय विद्यार्थियों, इस समय टेस्ट श्रृंखला की बिल्कुल सीरीज चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसको लेकर के आगे चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बेहतर तरीके से उसको टैकल करेंगे और वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता के शिखर गौरव के अधिकारी बनेंगे। निश्चित रूप से बनेंगे। आप में पोटेंशियल बहुत है, बशर्ते एक मार्गदर्शन की जरूरत है। हम तो आपके कॉम्प्लीमेंट हैं, हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, मिलकर सफलता अर्जित करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उसी ऊर्जा, उत्साह और विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ मैं अपने सेकंड सेशन को लेकर के चल रहा हूं। आप देख रहे हैं सीधे दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी? फटाफट आप सारे लोग आंसर करिएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन फटाफट आंसर करिए सारे लोग तुरंत। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोग फटाफट जुड़िए और सेशन को विधिवत शेयर करते हुए, लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, और अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को। फटाफट जुड़ने की कोशिश करिए। क्या हो रहा है? कहता है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है, नियुक्ति करता नहीं है, नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है, उसमें कहते हैं कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उनकी संख्या कुल कितनी होती? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको समझाया था कि यह कोई और नहीं, यह कोलेजियम का प्रश्न है और जो कोलेजियम है भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेदों में कहीं नहीं था। संसद ने कोई अधिनियम नहीं बनाया है कोलेजियम के संबंध में, यह मंत्रिमंडल के डिसीजन पर भी नहीं था। यह आया कैसे है? यह जस्टिस जे.एस. वर्मा के नेतृत्व में जो संविधान पीठ बनी थी 1993 में, जो डिसीजन आया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये कोलेजियम जुडिशियल, आप यह कह सकते हैं एक तरह से ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से, न्यायिक निर्णय के माध्यम से आया है। और इसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया था कि सीजेआई के साथ 4 अन्य जो वरिष्ठ जज होते हैं, कुल मिलाकर के टोटल इनकी संख्या 5 बनती है। 4 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं। आप सभी लोगों ने आंसर भर दिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फटाफट आंसर को लेते हुए, वी आंसर आपने भरा है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 में, तुरंत क्वेश्चन को भरिए सारे लोग, फटाफट क्वेश्चन को भरिए। क्या हो सकता है? आप पढ़ेंगे पहले, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 32 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 32 में फटाफट बताइएगा क्या आंसर होने वाला है, तुरंत आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने आंसर किया, बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर है। एक चीज ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब भी पुनर्विलोकन की बात आती है, जब भी जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, वहां सुप्रीम कोर्ट जब जुडिशियल रिव्यू करता है, हाई कोर्ट जब जुडिशियल रिव्यू करता है, भारत में ये दोनों कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है। पेपर में आता है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को। तो याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी जुडिशियल रिव्यू की बात आए उसमें 3 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, वह कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन की समीक्षा करता है, वह कोर्ट विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करता है, वह कोर्ट कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा करता है। 3 बिंदु यहां पर आते हैं, खुद के द्वारा दिए गए डिसीजन की समीक्षा करना, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश की समीक्षा करना, यह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। चूंकि इसमें एक ही सेक्शन दिया हुआ है
तो सीधे हमको भी आंसर भरना है, अन्यथा 3 पक्ष इसके अंतर्गत होते हैं, वह मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल बहुत ही शानदार सेशन, बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ 33 क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि संविधान के किस न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। बहुत बढ़िया है प्रिय विद्यार्थियों। एडहॉक जज किसके अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, जिला और सत्र न्यायालय को, इनमें से सभी एडहॉक जज। आप सभी लोगों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। एडहॉक जज जिसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, इनकी नियुक्ति का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। अपर न्यायाधीश का प्रावधान हाई कोर्ट के अंतर्गत है। याद रखिएगा, अपर न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान है, और मैंने इसे आपको लिखाया भी है, समझाया भी है, और उंगलियों पर हम लोगों ने कमांड किया था इसको। आइए उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे की तरफ देखेंगे क्या बेसिक आधार इसके हैं। चलिए, कहता है 34 में केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत। ध्यान रखिए, परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, अपील अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको समझा दूं, विवाद 3 प्रकार के होते हैं। जो डिस्प्यूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्यूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवैधानिक विवाद, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट कहते हैं, संवैधानिक विवाद, ठीक है। नंबर 2 है आर्थिक विवाद, जिसको आप इकोनॉमिकल डिस्प्यूट कहते हैं, आर्थिक विवाद, ठीक। और नंबर 3 होता है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग राजनीतिक विवाद कहते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट कहते हैं। और याद रखिएगा इसको, जो संवैधानिक विवाद होता है, ऐसा विवाद जहां संघ और राज्य के बीच, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संविधान का कोई गहरा प्रश्न होता है, अर्थात जहां संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाता है, जहां संविधान की व्याख्या की जरूरत होती है, संविधान का कोई अछूता पहलू प्रसंग बन करके स्थापित हो जाता है, वो उसे हम लोग संवैधानिक विवाद कहते हैं। और याद रखना, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्थिक जो डिस्प्यूट होता है, इकोनॉमिकल जो डिस्प्यूट होता है, इसका निस्तारण प्लान उसमें फाइनेंस कमीशन करता है, वित्त आयोग करता है। और जो राजनीतिक डिस्प्यूट है प्रिय विद्यार्थियों, इसका निस्तारण इंटर स्टेट काउंसिल करती है, अंतरराज्यीय परिषद करती है, ठीक। 3 विवाद, 3 संस्थाएं, और तीनों हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक संस्था के रूप में मौजूद है। तो सीधे यहां कह रहा है किन विवादों को, कहता है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति में आती है। किस स्वरूप में आती है उसको आपको ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल अगर आप उठा करके देखें तो बिल्कुल मूल अधिकारिता के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था, आरंभिक अधिकारिता, मूल अधिकारिता, और मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य का विवाद, एक राज्य से दूसरे राज्य का विवाद, ये सभी सम्मिलित होते हैं। मूल अधिकारिता क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार क्षेत्र में आता है और जिसकी सुनवाई कोई दूसरी कोर्ट नहीं कर सकती है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही करता है, उसी को हम लोग आरंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। सी विकल्प आप उसको भरेंगे। चलिए 34 में हम लोग आगे, कहता है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि हो जाती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, फटाफट आप सभी लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सुरेश जी, रमेश, अमित शर्मा जी हैं, सारे लोग जुड़ चुके हैं, और गीता देवी, सुधा, जयलक्ष्मी, बहुत अच्छे सारे लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए क्या हो सकता है? बहुत अच्छे सारे लोगों के आंसर आ गए, बहुत ही जबरदस्त। डी आंसर आप लोगों ने भरा है, बिल्कुल सही है। जब कोरम नहीं पूरा होता प्रिय विद्यार्थियों, तो जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेज को लाया जा सकता है, हाई कोर्ट के उन जजेज को बुला लिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने में दक्ष होते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग
आगे की तरफ चलते हैं 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखिए, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के अनुमोदन पर, लोकसभा के अनुमोदन पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। चलिए, बहुत ही जबरदस्त है, फटाफट आंसर करिए, सारे लोग आंसर करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 36 में सारे लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया। मैंने जो लोग सी आंसर भर रहे हैं बिल्कुल सुधार लें, वास्तव में आंसर इसमें बिल्कुल सही है, डी आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि कोलेजियम का परामर्श राष्ट्रपति करता है। कोलेजियम का परामर्श कौन है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, अगर वह एडवाइस कर रहा है, जिसका मतलब कोलेजियम का एडवाइस है। क्यों? क्योंकि कोलेजियम का वह अध्यक्ष होता है, 5 सदस्यीय जो कोलेजियम है उसमें चीफ वही रहता है और 4 अन्य वरिष्ठतम जज रहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने एडवाइस किया है राष्ट्रपति को, तो इसका मतलब कोलेजियम का एडवाइस है और राष्ट्रपति उसको वरीयता देता है। सीधे डी विकल्प आपको भरना था, बिना कोई देर किए हुए, और मैंने बिल्कुल आपको समझाया था। ठीक, आइए, कहता है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। 4 विकल्प आपके सामने है। 37 में फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है, तुरंत बताइए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, सारे लोग सी आंसर भर रहे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, किसी के एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 37 आ चुका, 38 कहता है सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी, केवल उच्च न्यायालय में, सी, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, और डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। आप देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में गलत, उच्च न्यायालय में गलत, दोनों में गलत, और सही कौन है? डी। आप सभी लोग विकल्प भर चुके हैं, बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों, कहीं भी नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग 38 बिल्कुल आगे बढ़ते चलिएगा। सारे लोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। 39 क्वेश्चन में देखिए, तुरंत आंसर करिए, क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। सारे लोग बोलेंगे क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। संसद के द्वारा साधारण बहुमत से इसमें निर्धारण किया जाता है, और ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे 1340 नंबर के क्वेश्चन में, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट, संसद के महाभियोग द्वारा पारित प्रस्ताव होने पर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 40 सारे लोग बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 में सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुके हैं, फटाफट आंसर में आप लोग दे रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यद्यप क्वेश्चन में महाभियोग लिखा जरूर रहता है, लेकिन ये ऐसा महाभियोग नहीं है जो ऐसा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लगता है, ध्यान रखिएगा। इसमें और राष्ट्रपति में डिफरेंस है। राष्ट्रपति में सीधे हम महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें हम कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसमें बेसिक अंतर है जो मैंने आपको बिल्कुल समझाया था, और आप जान रहे होंगे डी विकल्प बिल्कुल सही है, डी आपको भरना है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 41 में, कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है। ठीक,
दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। आप जान रहे हैं क्या लिख रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, गलत। तो जहां दो गलत है उसको बिल्कुल हटाएंगे हम लोग। फिर कहता है न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार के द्वारा मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के बाद ही की जाती हैं। इसमें भी आपको दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक। तो आप सीधे देख रहे हो, इसमें सीधे अगर आप बेसिक सेक्शन को उठा करके देखेंगे तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, 1 और 3, ठीक। ये 1 और 3 बिल्कुल सही है, सीधे आंसर आपको भरना है दिए गए विकल्प में 1 और 3 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 42 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। बिल्कुल शानदार सेशन के सहभागिता करते हुए आप लोगों को कोटिशः धन्यवाद और आगामी 9 वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी सफल हों और बिल्कुल अपने एक शानदार जीवन को आगाज करें। चलिए उसी सफलता के मार्ग को तय करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? बिल्कुल 42 में आप देखिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, फटाफट आपने आंसर किया है, क्या जबरदस्त तरीके से, और ए आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कहते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, दूसरा और लास्ट में भारतीय संविधान के द्वारा। 43 में सीधे आंसर आपको करना है क्या सही है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज दिमाग में आपको रखना है, इसमें ध्यान रखिए, इसमें एक चीज आपको दिमाग में रखना है, यहां थोड़ा सा बदलाव करना है। क्वेश्चन यहां पर सही नहीं लिखा उन्होंने, यहां क्वेश्चन है भारतीय संसद के द्वारा, ध्यान रखना, भारतीय संसद के द्वारा, दिमाग पर रखना, भारतीय संसद के द्वारा स्पष्ट रूप से। तो आप एक चीज समझो, यहां सीधे दे रहा है भारतीय संसद के द्वारा और आपको बिल्कुल डी विकल्प भरना है, दिमाग पर रखना, डी विकल्प भरना है, भारतीय संसद के द्वारा, ठीक। यहां स्पष्ट भारतीय संविधान के द्वारा लिख दिया है, क्वेश्चन में भारतीय संसद के द्वारा लिखा गया है, इसलिए डी विकल्प भरना है, भारतीय संसद, ठीक। आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, जो भारतीय संसद है उसको इतना बड़ा पावर है कि वह नंबर ऑफ जो स्वेट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं वाद होते हैं, मुकदमों की संख्या होती है, उनको ध्यान में रखते हुए वह बिल्कुल, अगर आप गहराई से देखें तो उनको ध्यान में रखते हुए वह सदस्यों की संख्या को निर्धारित करता रहता है, ठीक। और बिल्कुल आपको भरना है संसद को। उच्चतम न्यायालय, अब ध्यान रखिए 44 में हम आगे, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मसलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को है, परामर्श देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श देने की जो पद्धति है, जो विधा है, इसको हमने कनाडा से लिया है। फिर उसके बाद हमको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है, एक चीज आपको दिमाग में रखना है, निश्चित रूप से वह एक संविधान पीठ गठित करता है, विषय पर डे टू डे सुनवाई करता है, उसके बाद वह अपने डिसीजन से परिचित कराता है, डिसीजन को देता है। कहने का तात्पर्य हो गया, सीधे सीधे केवल राष्ट्रपति को परामर्श लेने के लिए
अधिकार है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। चलिए फटा चलिए सारे लोग आंसर करेंगे। बहुत ही जबरदस्त। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की अवधि है वो कितनी होगी? आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, 65 वर्ष। आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। और एक चीज ध्यान रखना, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर कोई जज 62 वर्ष की अवस्था में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो बाबू वो केवल 3 ही साल तक सेवा देगा, 65 में रिटायर हो जाएगा। अगर कोई बंदा 55 की अवस्था में पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, 57 की अवस्था में पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 8, 9 साल, 10 साल की सेवा वो देता है। इसलिए यहां कोई फिक्स सेवा नहीं है। फिक्स है कि 65 वर्ष से अधिक सेवा नहीं दे सकता है। बिल्कुल दिमाग में इसे रखना है। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 46 के अंतर्गत कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, फिर कहता है पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। कौन सा इसमें कथन सही है? सारे लोग आंसर करिए, विकल्प कौन सा सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्या जबरदस्त आंसर है। आप लोगों का यह आंसर मेरे आत्मा को खुश कर देता है कि मैं जिस निष्पक्ष भाव से, समर्पित भाव से सिलेक्शन दिलाने के लिए एक जुनून, एक तकनीक लेकर के आपके साथ जुड़ता हूं, आप उसको निश्चित रूप से बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करते हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। सारे लोगों ने आंसर सुना दिया है, फैसला आपका है। मैं भी मानने के लिए मजबूर हो गया। सी विकल्प बिल्कुल सही है। सारे लोग कह रहे हैं कि सी विकल्प है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग सी विकल्प भर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल सही है। सी विकल्प इसमें सही आ गया। सारे लोग भर रहे हैं, बहुत अच्छे। और जिन लोगों ने बी सी विकल्प नहीं भरा है वो सुधार लें, भर लें अपना सी विकल्प। बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 47 में। चलिए भाई 47 में आइए। कहता है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। दूसरा है कि लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल प्रकृति की हैं, ना कि आपराधिक प्रकृति की। क्या बढ़िया सा शिक्षण सुना रहा है यहां पर। फिर कहता है प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। इनमें से कोई नहीं। कहता है लोक अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सारे लोग बताएंगे फटाफट। 47 आपके सामने है क्वेश्चन, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा है? सारे लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसमें। चलिए भाई सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सा होगा। ठीक, कहता है लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है। सब गलत। ठीक है, लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकते हैं जो सिविल प्रकृति की है, ना कि आपराधिक। यह भी गलत। कहता है ऐसे आपराधिक मामलों की भी वो सुनवाई कर सकते हैं जिसमें समझौता किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। फिर कहता है प्रत्येक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति। यह भी गलत, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्ति की जा सकती है जो ला क्षेत्र का मर्मज्ञ विद्वान विशेषज्ञ होगा। और उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। डी विकल्प आपको भरना है। ठीक, बिल्कुल डी विकल्प भरना है, ध्यान रखिएगा सब लोग, डी विकल्प भरिएगा। अब हम लोग आ गए सीधे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है। बिल्कुल सही बोल रहा है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष
अभिवचन नहीं कर सकता। अर्थात आप कह सकते हैं सीधे सीधे इसके अंतर्गत जो बेसिक आधार है कि कहीं भी वह अपने पक्ष को नहीं रख सकता, वकालत नहीं कर सकता। दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का जज उस हाई कोर्ट में, ध्यान रखना, किसी भी हाई कोर्ट का जज उस हाई कोर्ट में प्लीडिंग नहीं करेगा, उस हाई कोर्ट में एडवोकेसी नहीं करेगा, अर्थात वकालत नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां उसने कभी सेवा नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में वह सेवा दे सकता है, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे सकता है, ऐसे उच्च न्यायालय में भी सेवा दे सकता है, मतलब वकालत कर सकता है जहां पर उसने कभी जजशिप नहीं किया है, ठीक। तो दूसरा गलत, पहला सही। सारे लोगों ने फैसला सुनाया था, इसलिए मैंने इसको बिना देर किए हुए शो किया। अब आ गया नेक्स्ट, कहता है 49 का क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और एकदम देखना है कि कौन सा छात्र मेरा बिल्कुल इसको अच्छे से काउंटर करता है। चलिए सारे लोग, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन ना करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना और न्यायालय की अवमानना की कोर्ट में आता है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, आप ये सब काम करेंगे तो कैसे बचेंगे, सीधे आप जो है न्यायिक अवमानना के केस में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। फिर कहता है कारण, न्यायिक सक्रियता के वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार करने को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सीधे दे रहा है 49 के अंतर्गत। अगर आप गहराई से देखें तो कहता है न्यायिक सक्रियता के बाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों दो बातें कह रहे हैं। ये दूसरी बात कह रहे हैं, ये दूसरी बात कह रहे हैं। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ध्यान रखना, वी आंसर आपको भरना है, ठीक, आंसर वी भरना है। अब हम लोग आ गए 50 नंबर के क्वेश्चन पर। कहता है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थिति में। ध्यान रखना, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय, यहां कह रहा है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 50 में आप बताएंगे क्या ये सही है। ध्यान रखिएगा, आप गहराई से देखिए, क्या ये सही है। सभी लोग बताएंगे क्या सही है। बिल्कुल, एक चीज ध्यान दीजिए, होता क्या है मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कार्य वो नहीं करता जो नेशनल लेवल के नहीं होते या जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के नहीं होते। अधिकांश कार्य हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट चुने हुए कार्यों को अपने पास लेता है, जैसे कहीं संविधान की व्याख्या करना हो, कहीं मृत्युदंड का कोई मामला हो, कोई गंभीर राष्ट्रीय मामला हो, कोई ऐसा मामला हो जिसमें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति आ रही हो, कहीं केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित कोई मामला हो। बात समझिएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य से संबंधित कोई मामला हो, कहने का मतलब है बहुत सीमित मामलों को ही केंद्र सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाने की कोशिश करता है और वह अधिकांश चीजों का निस्तारण हाई कोर्ट को करने की अनुमति देता है। कहता है भाई ऐसा करो, आप अपने यहाँ की अधिकांश समस्या का समाधान कर दिया करो। मेरे पास अगर आप सब सारी समस्या भेजोगे तो हम पहले से ही दबे पड़े हैं, तो मेरे लिए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। तो श्रेष्ठ स्थिति को ये मत सोचो कि हाई कोर्ट बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा होने की बात यहां नहीं है, यहां व्याख्या समझो, यहां बड़ा होने की छोटे होने की कोई बात नहीं है। अरे जी, सीरियल में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, अंतिम न्यायालय है भारत का। लेकिन ध्यान रखना, व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याओं का अधिकांश निदान हाई कोर्ट करता है, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। इसीलिए कह रहा है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से श्रेष्ठ स्थिति में होता है। यहां श्रेष्ठ का अर्थ बढ़ोतरी, बड़ा ना समझिएगा, ठीक। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ध्यान रखिएगा
बिल्कुल ए विकल्प आपको भर देना, बिल्कुल ए विकल्प आपको भर देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सारे लोग बिल्कुल एकदम ए विकल्प भरिएगा, दिमाग में रखिए। अच्छा, यहां पर है, बिल्कुल सही है, चूंकि नागरिक के अधिकार की चर्चा की गई थी, यह भी सही है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, वह संरक्षित करने में ही वह भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। ए आंसर को आपको भरना है। आप चलिए नेक्स्ट, कहता है एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु किसी एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले में अग्रतर कार्रवाई रोक दे, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। आपके सामने क्वेश्चन है 50 नंबर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे सीधे पूछ रहा है सेरिटोरी क्या है, उत्प्रेषण क्या है। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 रिट होते हैं। पहला मैंडमस, पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेरिटोरी, पांचवा क्यू वारंटो। ध्यान रखिएगा। तो उत्प्रेषण में क्या कहता है कि जो मामले की आप सुनवाई कर रहे थे, जहां पर अंतिम निर्णय पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, आप उसको ऊपर भेजिए। उत्प्रेषण माने उठाइए, ऊपर भेजिए और हम उसकी समीक्षा करेंगे। प्रतिषेध का मतलब होता है आप अपने यहां चल रहे मामले को रोक दीजिए, क्योंकि वह आपकी सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, आपकी सीमा के बाहर का मामला है। आप क्यों सुन रहे हो भाई, आप उस मामले को रोकिए। तब तो ये प्रतिषेध हो गया, जहां पर कार्य सीमा का ज्ञान कराया जाता है। उत्प्रेषण में वह अपने पास मैटर को मंगा लेता है। तो पढ़िए, एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु मामले विशेष की कार्रवाई को उसे हस्तांतरित कर दे। सीधे ए आंसर भरना है, बिल्कुल आंख मुद करके। चलिए 52 नंबर के क्वेश्चन में आप आ गए। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ठीक, फिर कारण क्या है, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। ध्यान रखिएगा, असमर्थ है, असमर्थ, ठीक है, याद रखना, असमर्थ है, असमर्थ है, सही करिए इसको, समर्थ नहीं है, असमर्थ है, ध्यान रखना। बिल्कुल सीधे कॉन्सेप्ट देखिए, 52 नंबर का क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां असमर्थ भरिएगा, बहुत बढ़िया, सारे लोग ये आंसर भरे हैं, बहुत सही, बिल्कुल सही है। यहां थोड़ा सुधारिएगा, पहुंच पाने में असमर्थ है ना, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, 53 की तरफ हम बढ़ते हुए बिल्कुल सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कहता है ये चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है। मैंने अभी आपको बताया था चलित न्यायालय को हम मोबाइल कोर्ट कहते हैं, तो जब मैं पहले दे दिया था तो फिर क्यों इसको लाया, इसलिए क्योंकि ये हिंदी में दिया हुआ क्वेश्चन है और इसी ने इंग्लिश में भी चलित न्यायालय शब्द लिख दिया था। चलित न्यायालय को मतलब मोबाइल कोर्ट, और मैंने आपको बताया था सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं, बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, ये दिमाग में रखना। चलिए भाई, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं 54 की तरफ। कहता है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, ध्यान रखना, का प्रकार है परमादेश याचिका, स्वत्वाधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा, पुनरीक्षण का याचिका। ध्यान रखना, बताइए क्या हो सकता है 54 में। 54 में आप सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो सकता है 54 में, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल सारे लोग आंसर करेंगे तुरंत, फटाफट, बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। मामला स्वत्वाधिकार का है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिस समय ये आप कह सकते हैं समक्ष थी शब्द है, चूंकि इसमें है प्रिंट किया है। देखो, जब लखनऊ खंडपीठ के समक्ष मामला विचाराधीन था तो उस समय स्वत्वाधिकार को लेकर मुद्दा था। उधर उन्होंने कहा, ध्यान रखना, उधर उन्होंने कहा कि
उधर उन्होंने कहा कि यह जो राम जन्मभूमि और उससे संबंधित एरिया है मेरा है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा नहीं यह मेरा है। दोनों पक्ष स्वत्वाधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। यह चीज आपको दिमाग में रखना होगा। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्वत्वाधिकार को भरना है। 55 में कहता है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। कहते हैं मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप बताएंगे भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ठीक, चलिए भाई क्या हो सकता है 55 में, आप बताएंगे क्या होगा। चलिए सारे लोग फटाफट आंसर करेंगे 55 में, तुरंत आंसर करिए सारे लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं कि अधिकरण न्यायाधीश वो नहीं होते। अधिकरण न्यायाधीश मतलब अथॉरिटी के आधार पर जो जज हैं अधिकरण न्यायाधीश, उन पर वह नहीं होते। बिल्कुल सही है, तो सी विकल्प आपको भर देना है। चलिए 56 में हम लोग आ गए। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के। किसी भी रिट अधिकारिता के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकी शक्ति के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। चलिए 56 में सारे लोग आंसर करिए। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब भी यहां क्या दिया है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के वह अधीन हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक, बिल्कुल ये आंसर है विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं 57 में। कहता है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। प्रिय विद्यार्थियों यहां पर एक और जोड़ना है। ठीक है, 25 है, 25 है। ठीक, तो यहां 25 न लिख करके 24 छाप दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक हम और जोड़ देते हैं। वर्तमान में 25 और यही सही होगा। यहां 25 भरना है। कितने हैं वर्तमान में 25, 24 थे लेकिन एक और आप आंध्रा उच्च न्यायालय स्थापित हो गया, आप देख रहे हैं, और टोटल कुल कितने हो गए 25। बिल्कुल, एक और जोड़ेंगे 25, तो उसमें आप बना लीजिएगा पीडीएफ में अपने 9-25। ठीक, अब उसके बाद देखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना करके रखा जा सकता है 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। बताइए सारे लोग, आप जान रहे हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसे निवारक निरोध कहते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, निवारक निरोध। ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत मूल संविधान में 3 माह रखा गया था और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 माह किया गया था, लेकिन अब भी 3 माह ही प्रभावशील है। तो 3 माह को ही आप लोग भरे भी हैं और यही सही भी है, बिल्कुल कंफर्म है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 59 न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूके में और केवल यूएसए में, A+C दोनों में। चलिए भाई बताइए क्या हो सकता है A+C दोनों में। चलिए फटाफट आंसर करते जाइए, क्या आंसर होगा A+C दोनों में। बिल्कुल सही है, सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं A+C दोनों में। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा हुआ थैला है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 में आप बिल्कुल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तुरंत आंसर करिएगा क्या हो सकता है। कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, सारे लोगों ने डी आंसर भरा है, बिल्कुल सही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण सीमित है नहीं, जुडिशियल रिव्यू का व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, उसका एक व्यापक क्षेत्र है, वह व्यापकता ले सकता है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा, यहां ये बात आ जाएगी सामने कि जिस समय, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर अगर मैं भारतीय संविधान के पुनरीक्षण की बात करूं तो क्षेत्र में तो किसी भी क्षेत्र की समीक्षा कर सकता है, किसी भी क्षेत्र की समीक्षा कर सकता है, लेकिन पुनरीक्षण का जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संसदीय अधिनियम के अंतर्गत ही चलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक, बात यह भी आपको समझने की जरूरत है। लेकिन हम यहां पर जो आंसर दे रहे हैं वह क्षेत्र विस्तार के आधार पर दे रहे हैं। ठीक, कहते हैं बिल्कुल सही है, दोनों सही भी हैं। कहता है पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सीमित है। ठीक है, वो हर क्षेत्रों में जा सकते हैं, लेकिन यहां संसदीय अधिनियम के अंतर्गत जो प्रक्रिया डेवलप की गई है उसी के अनुसार ही इनको काम करना होता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, यह भी ध्यान रखना यहां पे। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न हमारे सामने बने कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है, आप दिमाग में रखिएगा, यद्यप कमीशन ने डी विकल्प भरा है, ठीक है, पहला गलत है किंतु दूसरा सही है, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो पहला गलत नहीं है, पहला सही है। क्यों सही है? क्योंकि संसद द्वारा जो संसदीय प्रक्रिया जो डेवलप की गई है, आप देखेंगे उसके बाहर ये नहीं जा पाते। ठीक है, उनकी ये समीक्षा कर लेते हैं, लेकिन इनका भी एक विधान है, इनका भी एक लिमिट है। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हैं, अगर वास्तव में चलें तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है वह सीमित है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा हुआ थैला है। अगर आप गहराई से देखें तो वी आंसर इसका होना चाहिए, लेकिन कमीशन ने आंसर डी दिया है। अब आप लोग इस पर निष्कर्ष निकालिएगा कि यह आंसर इस पर कौन होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आंसर इसका वी होना चाहिए, क्योंकि असीमितता भारतीय संविधान में किसी भी संस्था को नहीं मिला है। दूसरी चीज, यह जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया है इसकी भी एक क्राइटेरिया सुनिश्चित की गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो बी विकल्प हम करते हैं, आप डी विकल्प कमीशन का देखते हैं, आप लोग इस पर निर्णय करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, हम इस प्रश्न को आपके पास छोड़ते हैं और आगे फिर हम लोग मिलेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे अपने तीसरे सेशन के अंतर्गत। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।